आपको कुछ और एडिट आप सवाल है कि भाई हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास अब जो टूल्स हैं मैं उस टूल्स को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उस टूल्स से मैं आपको आशना करना चाहता हूँ कि जब आप उन तमाम टूल्स से आशना हो जाएंगे फिर आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि आप मैं स्टार्ट करता हूँ आर स्क्वायर से स्टार्ट करता हूँ कि आप आर स्क्वायर से आर के ऊपर से बड़ी आसानी पे चले जाएंगे, बड़ी आसानी से चले जाएंगे मुताबिक। देखें जी, मैंने आपसे कहा कि चूंकि आप आर स्क्वायर से ज़्यादा आसानी से वाकिफ़ हैं, आर क्यूब में थोड़ी सी आपको मसले पेश आते हैं, चुनांचे मैं आर स्क्वायर से स्टार्ट करूँगा तो आपका आसानी से बैकग्राउंड बन जाए। देखिए मिसाल है, आप ये जानते हैं कि जी मेरे पास ये इस पर ये आर स्क्वायर है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप जानते हैं इसको, इस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करता। ये हमारे पास हो गया आर स्क्वायर। जब आप आर स्क्वायर के अंदर यानी एक 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर एक पॉइंट को चूज़ करते हैं, मिसाल आपने ये पॉइंट चूज़ किया, ये पॉइंट चूज़ कर लिया, मैंने इसको कर दिया पॉइंट पी, ठीक है, आपने इसको कर दिया एक्स वाई, ये एक्स वाई कर दिया, तो ये यहाँ पर पॉइंट पी जो है वो डिनोट हो रहा है पॉइंट पी इन आर स्क्वायर ए पॉइंट पी is denoted by an ordered pair like xy। हम उस पॉइंट को डिनोट करते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर के। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि आप ये जो पॉइंट्स है ना एक्स और वाई, इनकी जो तरतीब है, एक्स पहले लिखा हुआ है वाई बाद में लिखा हुआ है, आप इसकी तरतीब को तब्दील नहीं कर सकते। ये एक ऑर्डर्ड, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो इसमें आप एक्स और वाई की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। देखें पॉइंट को हमने यूं डिनोट किया। अब होता यह है कि जब हम ये मैं आपको लेके आ गया हूँ डिफरेंशियल ज्योमेट्री के ज़्यादातर काम के ऊपर, खैर मैं दोनों साइड पे चलूँगा। आप क्या करते हैं कि आप इस पॉइंट को मिला देते हैं ऑरिजिन के साथ, ये आपने मिला दिया, देखें ये ख़ास वेक्टर बन गया। अब देखें ये जो हमारे पास OP, देखें ये जो OP है, ये OP जो है, इस OP की मखसूस लंबाई है, फिक्स लंबाई है, जो भी इसकी लंबाई है इसकी लंबाई फिक्स है। और साथ साथ ये है कि ये जो हमारे पास OP लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रही है, ये एंगल जो है ये एक मखसूस एंगल है, यानी इसका मतलब है कि इसकी एक मखसूस डायरेक्शन है। आप यहाँ पर कह सकते हैं, अगर मिसाल है आप ये कह सकते हैं कि अगर ये एंगल फर्ज किया 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, और इस OP की लंबाई फर्ज किया 6 है, तो आप कह सकते हैं कि OP एक ऐसा वेक्टर है जिसकी लंबाई 6 है और जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 45 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पर एंगल भी है, यानी डायरेक्शन भी मखसूस है, और साथ साथ हमारे पास उसकी लंबाई भी मौजूद है। इस लंबाई को, किसी भी वेक्टर की लंबाई को हम जो मैथमेटिक्स की ज़ुबान है उसमें हम कहते हैं कि ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो आपने देखा कि हमारे पास ये P जो है एक पॉइंट है, इस P को डिनोट किया हमने ऑर्डर्ड पेयर के साथ। लेकिन जिस वक्त आप इस OP को, इस पॉइंट P को ऑरिजिन के साथ मिलाकर वेक्टर बनाते हैं, तो ये हमारे पास, और इसको आप एक वेक्टर बना लेते हैं, तो इसके लिए फिर हमने सिंबल को चेंज किया। अगर आपने यहाँ पर इसको भी यही लिखा तो फिर पॉइंट के लिए क्या होगा? यहाँ पर अगर थोड़े से इख्तलाफात है, मैं भी आपकी तरफ आता हूँ। तो इसको हम आजकल मॉडर्न मैथमेटिक्स डिनोट करते हैं लाइक एक्स वाई, इस तरह से डिनोट करते हैं। देखें हमने ब्रैकेट को चेंज कर दिया। याद रखें, यहाँ मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि आप चूँकि आर स्क्वायर में स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो एक्स वाई है ऐसे बंद है फर्स्ट ब्रैकेट में, ये कोई ओपन इंटरवल या ये कोई क्लोज इंटरवल नहीं है। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल का जो तस्वुर होता है वो होता है खाली रियल लाइन के ऊपर। यहाँ पर जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ आर स्क्वायर के ऊपर। तो ये जो हमारे पास, जब आप इसको यूँ फर्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स वाई इस तरह से, ठीक है, तो ये पॉइंट को डिनोट करता है मॉडर्न मैथमेटिक्स में। और जब आप इसको OP वेक्टर बना देते हैं और इसको फर्स्ट ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो हम कहते हैं भाई ये हमारे पास ये एक वेक्टर बन गया। और वो वेक्टर कौन सा है? जो वेक्टर का जो टेल है वो वेक्टर ओरिजिनेट हुई है ऑरिजिन से और जा रही है P पर, वहाँ पे जा रही है। अच्छा, ये बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे आके एक चीज़ है, देखें ज़्यादातर जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं पेशावर यूनिवर्सिटी में भी हमारे चल रहे हैं, और उसी को हम भी फॉलो करते हैं और करने के बाद आपको पढ़ाते हैं, उसी के ऊपर हमारी सिलेबस भी बनी हुई है। उसके अंदर जो बुक रिकमेंड की गई है वो हमारे पास है, ये किताब है वेदरबर्न की। ये किताब जो है बड़ी मशहूर किताब है, 1914 में इसके पहली पब्लिकेशन आई थी, 1914 में ये बनी थी और अभी तक ये चल रही है। ठीक है, हम इसको तब्दील, हम मोबाइल फ़ोन वगैरह वो चीज़ें तब्दील कर लेते हैं, लेकिन किताबों को हम तब्दील नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इसके लिए बड़ी तकलीफ़ करनी पड़ती है, तकलीफ हम करने की आदी नहीं है। बहरहाल हम इसी किताब को अभी तक चला रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास वेदरबर्न की किताब है, ये शख्स कहता है, और ठीक कहता है, वो कहता है यार कि हमें पॉइंटों की ज़रूरत नहीं है, हमें पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट वेक्टर की ज़रूरत है।
हमें डायरेक्ट वेक्टर की जरूरत है, हमें पॉइंट की जरूरत नहीं है। तो चुनांचे इस विदर्भन की किताब वाले ने क्या किया है कि इसने पॉइंट की नोटेशन को इग्नोर कर दिया है। उसने डायरेक्ट ये जो एक्स वाई ये ले लिया है, इसे को उसने ओपी वेक्टर कह दिया है, ये उसने कह दिया है इस किताब वाले ने। लेकिन मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर मैंने ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है जो लिखा है मैंने इस्तेमाल किया है, उसको लिए मैंने पॉइंट को डिनोट किया है, और उसके बाद ये जो सेकंड ब्रैकेट है ये जो मैंने ये इस्तेमाल किया, ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल किया है, इससे मैंने वेक्टर को इस्तेमाल किया है, ठीक है। लेकिन विदर्भन की किताब ने क्या किया कि उसने डायरेक्ट पॉइंट को इग्नोर किया कि पॉइंट हमारे किसी काम का नहीं है, हमारा काम चूंकि सारा वेक्टरों के साथ है, तो जनाब उसने ओपी वेक्टर को ही इससे डिनोट कर दिया है। ये इसलिए मैंने बता दिया कि कल इत्तेफाक से अगर आप फर्ज के आप विदर्भन की किताब को पढ़ते हैं और उसकी स्टडी करते हैं तो स्टडी करने में आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो हमेशा नोटेशन को याद रखें भाई कि ये किताब वाला जो नोटेशन इस्तेमाल कर रहा है वो नोटेशन कौन सी है। तो ये मैं आपको इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इस तरह से ये जो विदर्भन की किताब है, इस किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं, ऐसे अल्फाज भी हैं कि जो अल्फाज आपके समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये मैंने कहा कि ये 1913-14 की किताब है, और उस किताब के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो उसके बाद वक्त के साथ उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। अब उसने वहाँ पे अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा करंट पॉइंट, करंट CURRENT करंट पॉइंट। अब करंट पॉइंट आपको इस जो दौर जदीद किताब में कहीं भी करंट पॉइंट नहीं मिलेगा, वो कुछ और है। बहरहाल वो क्या है वो मैं भी आपको मैं बता दूंगा। बहरहाल कहने का मकसद ये था कि ये जो ओपी अलजेब्रिकली प्लेन भी आप काम कर रहे हैं, अलजेब्रिकली में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जब भी आप कोई पॉइंट लेंगे, पॉइंट को नोट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर के साथ, और उसको जब ओरिजिन से मिला देंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास एक वेक्टर, और उसको हम डिनोट कर देंगे इसके साथ, इस सिंबल के साथ। नहीं, ये सेकंड ब्रैकेट हम इसमें, ये थर्ड ब्रैकेट सॉरी, ये इस्तेमाल कर लेते हैं और यूँ उसको हम एक वेक्टर बना देते हैं। ये आपको मैं बात कर रहा हूँ 2 डायमेंशन के अंदर। अब अगर 3 डायमेंशन में आते हैं तो ये देखिएगा 3 डायमेंशन में मैं आ रहा हूँ। 3 डायमेंशन में जब आते हैं तो जाहिर बात है कि जब आप स्पेस में आ गए, यहाँ पर ये हमारे पास ओरिजिन वो कोना, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है। आप एक पॉइंट चूज़ करते हैं, ये आपने पॉइंट चूज़ किया, ये जब ये पॉइंट चूज़ किया तो ज़ाहिर बात है इसको जब आप डिनोट करेंगे तो आपको 3 नंबर्स चाहिए होंगे, एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए, एक जेड के लिए। चुनांचे R³ के अंदर एक पॉइंट को हम जब लिखते हैं तो हमने उसको वहाँ पे लिख दिया एक्स वाई जेड। अब सवाल है कि ये हमारी जो किताबें, हमारी बुक्स जो हैं, वो जब फ्रेम चूज़ करती हैं, देखिए R² में मसला नहीं होता। R² के अंदर आपने कह दिया कि जी ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। x और y दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 का है, दैट इज दीज 2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ये है। जब आप आते हैं 3 डायमेंशन की स्टडी करते हैं तो उसमें बेसिकली चीज़ ये है, अगर ये ओरिजिन जैसा कि मैंने कहा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। अब सवाल है कि ये तीनों लाइनें देखें, x, y, z, ये तीनों की तीनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। देखें ये x, ये z, देखिए यहाँ एंगल 90 का बन रहा है, ये z, ये y, एंगल यहाँ पे 90 का बन रहा है, ये x, ये y, एंगल यहाँ पे 90 का बन रहा है। तो यहाँ पर x, y, z जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। मगर मसला अब ये पैदा होता है कि इसको हम कागज़ पर कैसे ड्रॉ करें। हमने तो किताबें देखनी है, हमने किताबों में पढ़ना है, आपको किताबों के जरिए हमने पढ़ाना है, ठीक है, तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये रिवाज बना है, और फिर उसके ऊपर हमने लोगों को बता दिया कि भाई जब कभी भी हम ये ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसी चीज़ हम यूँ ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस, दिस एंड दिस। हमने कहा ये ओरिजिन है, इसको कह दिया कि ये हमारे पास x है, ये बन गया ये हमारे पास y है, ये बन गया ये हमारे पास z है, x y z। तो हमने यहाँ पर ये जो x y z हैं, इनको हम फिर किताबें जब लिखती हैं वो कहती हैं कि हेयर OX, OY, OZ आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ये तीनों लाइन बाहम परपेंडिकुलर हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जो आम पढ़ने वाला आदमी है वो फिर गालियाँ देता है। मैं खुद एक ज़माने में गालियाँ देता रहा हूँ कि भाई तुम बेवकूफ़ कहीं के, तुम इनको परपेंडिकुलर कैसे कह रहे हो, ये तो मुझे नज़र आ रहा है ये 90 है, ये 90 है, ये कहाँ 90 है, ये कहाँ पे 90 है, ये तो 90 नहीं है, तुम कैसे इसको परपेंडिकुलर कह रहे हो। आप यकीन करें मैं कई अरसे, कई महीनों तक इसमें उलझा रहा, कई महीनों में उलझा रहा। मैंने कहा यार कि ये पर मैं और बताने वाला था कोई नहीं, भैया पूछूँ किससे। अभी भी आपको अगर कोई मसला दरपेश होगा तो आपको पूछने के लिए कोई शख्स नहीं मिलेगा, आप उस वक्त जाएंगे आपको और उलझा देगा। मैं उलझा रहा, लेकिन बहरहाल जिस वक्त आपको मैं वैसे बात करूँ, अगर आप किसी चीज़ की तलाश में लग जाएं
तो वो आपको नेचर किसी न किसी स्टेज पे आपको क्लियर कर देती है। फिर मुझे एक दिन एक दफ़ा मैं यहाँ पर ये जहाँ पे आर्शीन वगैरह बना हुआ है, यहाँ पर ये ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हुआ करती थी, मैं उसमें जाया करता था। वहाँ पे अगर वहाँ पर मुझे किताब मिल गई और मैंने किताब को खोला तो सारी की सारी बात मुझे क्लियर हो गई, जिसके पीछे मैं गुज़िश्ता 2 महीनों से उलझा हुआ था। बहरहाल तो ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये जो XYZ हैं ये आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आते कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, मगर आप इसको परपेंडिकुलर लेंगे। असल में उन्होंने ये जो चीज़ बनाई हुई है, इन्होंने इसको बनाया हुआ है, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये Z एक्सिस, उसने इसको बनाया हुआ है। तो ये परपेंडिकुलर नज़र ना आने के बावजूद भी ये परपेंडिकुलर हैं। ये हमारी अब मजबूरी है कि हम 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशन पे बना रहे हैं। तो चुनांचे आप इस एंगल को भी 90, ये भी एंगल आप 90 लेंगे, इस एंगल को भी आप 90 कंसीडर करेंगे और जहन में ये रखेंगे, इसके एक्चुअल मॉडल को आप जहन रखेंगे। और एक्चुअल मॉडल क्या है कि आप किसी कमरे को ले लें, उस वक्त कोई एक कोना तस्वुर कर लें, उस कोने से एक लाइन को X कह लें, एक को आप Y कह लें, एक को आप Z कह लें, और कहने के बाद उसको अपने माइंड में रखा, फिर उससे स्टडी करें। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट को चूज़ किया, ये पॉइंट चूज़ किया, तो इस पॉइंट P को जब हमने यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये देखें ये यूँ फजा में है, ये फजा में है, यहाँ पे है। ये वजह है कि जिस वक्त आप कागज़ के ऊपर 3 डायमेंशनल बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो आप यहाँ पर अक्सर जो फर्स्ट हैंड पढ़ने वाले लड़के होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या बात बन रही है। तो वहाँ पर आपको अपने जहन के अंदर मॉडल बनाने होंगे, ये जहन में आप मॉडल बनाएंगे, ठीक है, आप उसमें नहीं बना सकते। बहरहाल यहाँ पर ये जो पॉइंट आपका P जो कि आप इस बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है, ये बेसिकली ये यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है, ये इधर कहीं पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए पॉइंट P, कोऑर्डिनेट बन गए X Y Z, ये बन गए। अब यहाँ पर XYZ क्या है, ये यूं है, देखें ये पॉइंट P है, XYZ। अब इसकी देखें वहाँ पे लोकेशन क्या है। आप यहाँ से ये करें कि यहाँ से सीधा आप बिल्कुल नीचे आएँ, यहाँ से आप सीधा नीचे आएँ। मिसाल है ये जो XYZ है ना, मैं आपको यूँ बता रहा हूँ, मिसाल है ये X जो है ये लिखा हुआ है 10, अच्छा ठीक है 10 6 4, ये लिखा हुआ है 10 6 4, ये है। तो ये पॉइंट ये है। तो ये ऐसे होगा कि जब आप यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप यहाँ पर आएंगे, ये इधर आएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो ये जो कीमत OX की हो गई तो ये कीमत हो जाएगी 10। अगर फुटों में आप कर रहे हैं ये बन जाएगी 10 फुट। यहीं से इसी जगह से जब आप सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप वहाँ Y पे जाएंगे तो वो जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारे पास 6 फुट। और यहीं से ये Z है, ठीक है, यहाँ से अगर आप डायरेक्ट Z पे जाएंगे उधर से वहाँ तक, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ से नीचे जो फासला ऊपर का होगा वो हो जाएगा 4 फुट। तो चुनांचे ये 10 6 4 ये बेसिकली X की वैल्यू है, Y की वैल्यू है और Z की वैल्यू है, और ये तीनों नंबर मिलकर एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है, यानी नंबर यहाँ पे 3 है, मगर हमने उसको खास स्टाइल पे लिखा है, ऑर्डर ट्रिपल के फॉर्म में लिखा है। चुनांचे यहाँ पर ये एक पॉइंट है। अब जिस वक्त आप इस पॉइंट को यहाँ से मिला देते हैं, इधर से आप इसको मिला देते हैं इस पॉइंट P के साथ एक वेक्टर के जरिए, ये आपने मिला दिया। जब मिला देते हैं इसको आपने इसको यहाँ मिला दिया, ये बिल्कुल मैं 2 डायमेंशन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये इसको यहाँ मिला दिया तो ये OP वेक्टर बन गया। ये यहाँ पे जो पॉइंट P था वो था हमारे पास XYZ, ये जब आपने वेक्टर बना दिया तो ये बन गया हमारे पास XYZ, ये बन गया। तो ये हमारे पास OP वेक्टर आ गया R³ के अंदर। तो जितने भी हमारे काम होंगे सारे का सारा काम आपका इस लेवल को मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा, या तो वो R² में होगा या वो R³ में होगा। ज़्यादातर काम हमारा R³ में होगा, क्योंकि जितने भी कर्व्स या सरफेसेस बने होते हैं वो R³ में बने होते हैं। तो हमारी जो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है हमारा डिफरेंशियल ज्योमेट्री की स्टडी करने के लिए आपके कोर्स का, उसका जो ग्राउंड सेट या यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास है R³ का। ये तो यहाँ पर हम आ गए। अच्छा, अब चलें जी, देखें बड़ी कॉमन सी बात, फिर दोबारा मैं आता हूँ R² की तरफ। ये इसलिए मैं बार बार R² से R³ से R² पे आता हूँ कि R² के ऊपर बहुत सारे काम करने हमारे लिए आसान है। उसके हम तस्वीरें बना लेते हैं, उसका हम पिक्चर बना लेते हैं, हम R³ के बना नहीं सकते। तो देखें फिर दोबारा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। देखें मिसाल, ये हमारे पास फ्रेम है, ओरिजिन ये बन गया X, ये हो गया Y। आपने ये पॉइंट P चूज़ किया, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए XY। अगर ये XY है तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई ये बन जाएगी X, ये लंबाई जो है ये बन जाएगी Y, ये बन जाएगी। आपने इसको ओरिजिन से मिलाया, ये आपने इसको ओरिजिन से मिला दिया, यूँ। ये एंगल यहाँ पे कुछ बन गया थीटा। ये थीटा की कीमत का जो इन्हिसार है वो सारी इस पॉइंट P के इंतखाब पे आपने कहाँ रखा हुआ है। अच्छा,
तो ये चुनांचे वेक्टर बन गई, ये OP वेक्टर बन गई, ये बन गई हमारे पास XY, ये बन गई। अब सवाल पैदा होता है कि इस वेक्टर की लंबाई कितनी है। किसी भी वेक्टर की लंबाई को मुख्तलिफ किताबें मुस्लिम नोटेशन इस्तेमाल करती हैं। मिसाल आपसे कहें कि ये कोई वेक्टर है, ये OP वेक्टर है, ये लंबाई क्या होगी, आप इसको लिखें OP वेक्टर, यूँ लिखे इसको इसमें बंद कर दें, ये डिनोट करेगी इस OP वेक्टर की लंबाई। बहुत सी किताबें इख्तिसार से काम करती हैं, वो कहते हैं भाई ऐसे करो कि इतना हम इतनी ख्वारी हम नहीं करते कि OP लिखो, वेक्टर बनाओ, 2 बारों में बंद करो, हम नहीं करते। वो क्या करते हैं, इसको सिंपली वो यूँ लिख देते हैं OP, ऐसे लिख देते हैं। तो जब ये OP लिखा होगा, ऊपर कोई निशान नहीं होगा, ये होगा, तो आप समझ लें कि ये उसके बाद इस जो OP वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड की बात वो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप जो भी लिखें अपने माइंड में रखें यहाँ पर। तो अब मैं इसकी लंबाई निकालना चाहता हूँ, इसकी लंबाई क्या है, कीमत की इसकी लंबाई क्या है। देखें जी, यहाँ आम सी बात है। देखें, अब मैं आ गया हूँ लंबाइयों पे, अब मैं वेक्टर पे नहीं हूँ, अब मैं लंबाइयों पे हूँ। देखें, ये जो OP वेक्टर, ये जो OP वेक्टर है, OP वेक्टर जो इसकी लंबाई क्या है, लंबाई इसकी हो गई OP। देखें, ये वेक्टर है, जब मैंने OP लिखा था समझ मैं यहाँ पर वेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर उसकी लंबाई की बात कर रहा हूँ। तो इसकी लंबाई जो है वो हमारे पास है OP, ये लंबाई बन गई। ठीक है, अब ये जो लंबाई यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये एंगल ये 90 का है, ये 90 का एंगल, देखो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसकी लंबाई हो गई X, इसकी लंबाई हो गई Y। सवाल पैदा है कि OP की लंबाई क्या है। OP की लंबाई, अब यहाँ पर चूंकि ये ट्रायंगल जो है यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, चुनांचे ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गई। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब आप लंबाइयों को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत थ्योरम मौजूद है, पाइथागोरियन थ्योरम, वो हमारे पास मौजूद है। और पाइथागोरियन थ्योरम ये कहता है कि भाई कि ये जो 90 के सामने का जो साइड होता है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बाकी किसी एक को बेस कर लें, एक को परपेंडिकुलर कर दें। ठीक है, तो वो कहता है कि बेस पर का जो हाइपोटेन्यूज पर का जो मुरब्बा है वो बाकी दोनों साइडों के मुरब्बे के मजमूए के बराबर होगा, मुरब्बे के मजमूए के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मुरब्बे के मजमूए के बराबर। आप X का मुरब्बा करें, अब असल में है क्या, ये भी आपको थोड़ा बता दूँ आपके नॉलेज के लिए, आपको आता है मगर मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। फिथागोरस ने सन तो मुझे याद नहीं किस कबल मसीह ईसा अलैहिस्सलाम से कितने 100 साल पहले ये दरियाफ्त, जिसका हमें आज ही पता नहीं है। ठीक है, वो कहता है कि भाई अगर हमारे पास ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये 90 का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसको मैंने पढ़ दिया। वैसे बेस और परपेंडिकुलर जो है ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, आप परपेंडिकुलर बेस को परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल को देख रहे हैं। अब देखिए, तो फिथागोरस ने क्या कहा, फिथागोरस कहता है कि हाइपोटेन्यूज पर का मुरब्बा, हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो आपने मुरब्बा बनाया है उसका एरिया, जैसा कि आपने देखा यहाँ ये मुरब्बा बनाया आपने, देखिए ये स्क्वायर बनाया, ये स्क्वायर बनाया आपने। इसका मतलब ये निकल गया कि जो इसकी लंबाई वही लंबाई इसकी, वही लंबाई इसकी, वही लंबाई इसकी। अगर मिसाल है कि ये हाइपोटेन्यूज H है तो यहाँ पर ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है। इसका एरिया मतलब कि जो इसका एरिया होता है, एरिया का जो फार्मूला हमारे पास है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया जो है वो होता है, रेक्टेंगल का एरिया वो होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। चूँकि यहाँ पर दोनों बराबर हैं तो इसका एरिया हो जाएगा H इंटू H, H इंटू H। जदीद ज़ुबान में हम इसको लिखते हैं H इंटू H विच इज़ इक्वल टू H स्क्वायर। याद रखें कि फिथागोरस के ज़माने में ये नोटेशनें नहीं थी, ये नोटेशनें बहुत बाद में ईजाद हुई हैं, ये अब हम जदीद ज़ुबान में बात करते हैं। अगर आप फिथागोरस के ज़माने में अगर ये चीज़ देखें कि उन्होंने कैसे लिखा था तो आप एक लफ्ज़ नहीं पढ़ सकते, आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये पढ़े कौन। बहरहाल ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो देखें मैं आपको यहाँ शेड कर रहा हूँ, ये जो एरिया है ये एरिया बन गया हमारे पास H स्क्वायर। फिर उसने क्या किया, फिर उसने जो बेस है वहाँ पर एरिया बनाया। अब देखें मैं यहाँ पर एरिया बना रहा हूँ, ये देखें ये एरिया देखें, यहाँ पर मिसाल है ये बेस है, ये मिसाल है कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, आपने यहाँ पे एरिया बनाया, ये एरिया बना दिया, तो ये बी, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, तो ये तमाम आप इसको अगर ये एरिया कवर कर दें इसको, तो ये बन गया हमारे पास बी इंटू बी, दैट इज़ बी स्क्वायर। ये इसका एरिया बी स्क्वायर हो गया। और इसी तरह से अगर मिसाल है कि आप यहाँ पर एरिया बना दें, ये तीसरा थर्ड साइड है, इसका एरिया बना दें,
ये एरिया बना दें, ये तो ये बन गया, ये भी पी, ये भी पी, पी को पी तरफ क्या, पी स्क्वायर, ये इसका एरिया है। तो फिथागोरस ने ये दरियाफ्त कर लिया था अपने ज़माने में कि भाई हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके हाइपोटेन्यूज पे बना हुआ जो मुरब्बा है उसका एरिया, जिसको हम आजकल जदीद ज़ुबान में लिखते हैं कि अगर ये साइड h है तो h स्क्वायर मीन्स इट गिव्स द एरिया मेड ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू, उसे भाई कि इन दोनों एरियाज को आप जमा करें, इन दोनों एरियाज को जमा करें तो इसका एरिया ये हो जाएगा। तो उसने लिख दिया कि h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये फिथागोरस का कानून है जो उसने बनाया था। आपको मैं मजे की बात सुनाऊं कि ये जो फिथागोरस का कानून है इसके कमों बेश 15,000 प्रूफ हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिका पेशावर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। आजकल तो खैर वो उसमें काम हो रहा है, उसको बिल्डिंग को तोड़ दिया, बिल्डिंग नहीं तोड़ी, खैर उसको दोबारा ठीक कर रहे हैं, रेनोवेशन उसकी हो रही है। उसमें अगर ठीक हो गई, बन गई, तो वहाँ पर आप चले जाएँ और पी वाली जो किताब है, पी के अल्फ़ाबेट के साथ उसको निकालें, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिका को, तो उसमें आपके पास पूरी दास्तान लिखी हुई है कि इसके अंदर कम से कम इसके 15,000 समथिंग ऊपर, कुछ मुझे वो याद नहीं है, लेकिन 15,000 से ऊपर इसके प्रूफ हैं जो फिथागोरस के कानून को प्रूफ किया गया है। मज़े की बात है कि उसमें एक प्रूफ वो है जो अमेरिका के एक सदर ने प्रूफ किया था, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, मगर चूँकि उसको मैथमेटिक्स से मोहब्बत थी, ठीक है जी, तो उसने एक प्रूफ उसका भी उसमें पड़ा हुआ है। बहरहाल ये हमारे पास पाइथागोरियन थ्योरम है जिसकी मदद से आप किसी भी राइट ट्रायंगल के ऊपर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। चुनांचे अगर ये बात है तो फिर देखें हमने क्या किया, ओपी हम इसकी लंबाई निकालना चाहते हैं, हमारे पास ये लंबाई नहीं है, हमें पता नहीं है इसकी लंबाई का, लेकिन चूंकि हमारे पास वो रिलेशन पड़ा हुआ है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखें ओपी स्क्वायर, देखें इसका ताल्लुक लंबाइयों के साथ है, वेक्टरों के साथ नहीं है, यहाँ वेक्टरों की लंबाइयों के साथ है। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको m कह दूँ, इसको मैं ये कह दूँ तो ये बन जाएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। ये आपको मैं बड़ी एलिमेंट्री चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपके लेवल की से नीचे की हैं, लेकिन मुझे पता है भाई कि आप लोगों को चूँकि ये बहुत से लोगों को नहीं आती होंगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको आसानी हो जाए। तो ये बन गया, तो यहाँ से बन गया OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM की वैल्यू हो गई x, क्योंकि आपने इस पॉइंट P को XY के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बन गया। लेकिन हमें चाहिए OP, हमें OP स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें OP की लंबाई चाहिए। तो यहाँ से बन गया OP इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट। ये जदीद मैथमेटिक्स में, मुझे नहीं पता कि पाइथागोरस ने अपने ज़माने में यहाँ पे कौन से सिंबल इस्तेमाल किए थे, उनका अंडर रूट का सिंबल तो नहीं था, कुछ और ही था। बहरहाल दिस वन, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब यहाँ पे ये निकला कि अगर आपके पास कोई वेक्टर OP है, ये कोई वेक्टर OP है, मैं आर स्क्वायर में बात कर रहा हूँ, अगर कोई वेक्टर OP है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, यानी उसका जो वो जिस पॉइंट को मिलाने से बना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x y हैं। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो वो मैग्नीट्यूड बन जाएगा, ये जो x कॉम्पोनेंट है इसको आप मुरब्बा कर दें, दूसरे वाले कॉम्पोनेंट को मुरब्बा कर दें, दोनों के मुरब्बों को जमा करके उसका अंडर रूट ले लें, तो ये हमारे पास किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसको मैं आगे ले जाता हूँ, हालांकि हमारे पास इसका एक इंडिपेंडेंट प्रूफ भी है, लेकिन उस पर मैं यहाँ फिलहाल बहस नहीं करता। चुनांचे अगर आप काम कर रहे हैं R³ के अंदर, आप यहाँ R³ में काम कर रहे हैं लाइक दिस, ये कोई पॉइंट P लिया हुआ है आपने, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x y z है, ये है, यानी अब मैं जो R³ में चला गया हूँ, पॉइंट P ये हमारे पास है x y z, आपने उसको वेक्टर बना दिया OP, ये बन गया x y z। आप कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालो, OP, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, जिसको आप OP भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल। तो अगर मैंने आपसे पहले कहा कि इसका इंडिपेंडेंट प्रूफ हम अभी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल थोड़ा टाइम सेव करता हूँ। तो ये बन जाएगा इसी कन्वेंशन से, इसी चीज़ से कि जी आप x का मुरब्बा कर लें, आप x का मुरब्बा कर लें, आप y का मुरब्बा कर लें, आप z का मुरब्बा कर लें, अंडर रूट ले लें, तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर किसी भी वेक्टर की जो है वो लंबाई आपको मिल जाएगी। यानी जो तीनों इसके कंपोनेंट्स हैं उन तीनों को मुरब्बा करके जमा कर दें, जमा करके ऊपर अंडर रूट ले लें, तो आप पास उस बनने वाली वेक्टर की लंबाई आपके हाथ में आ जाएगी। ये हम दोनों साइड पे चल रहे हैं।